रियोमिन एक प्लेयर था जो कि देवताओं के द्वारा बनाया गया एक ब्रूटल गेम में फेंक दिया गया था। उसे सिस्टम ने 100 चांस दिए थे, लेकिन वो बार बार मरता जा रहा था क्योंकि इस डेडली गेम में हर एक लेवल के साथ मॉन्स्टर खतरनाक होते जा रहे थे। उसके साथ के बाकी सारे प्लेयर मर चुके थे, लेकिन अपनी 99 अटेम्प्ट में वो आखिरकार फाइनल लेवल पर पहुंच गया। इतने सालों से लड़ने के बाद अब वो फाइनल बॉस के गेट के सामने खड़ा था। इस भयानक सपने को खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन जीत के बजाय उसे एक और ट्विस्ट का सामना करना पड़ा। इस दरवाजे को खोलने के लिए 5 और प्लेयर चाहिए थे, लेकिन वो अकेला ही खड़ा था। ये सोचते हुए उसे गुस्सा आया और उसने अपनी जिंदगी वहीं खत्म कर ली। मरने के बाद उसकी आखिरी 100th लाइफ शुरू हो गई। हर दफा नई जिंदगी शुरू करने पर समय वापस चला जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। रियोमिन वहीं खड़ा था उसी पल में जब गेम शुरू होने वाला था। उसके पास कोई पावर नहीं थी और ना ही कोई साथी था। उसके पास सिर्फ यादें, एक्सपीरियंस और ये जानकारी थी कि ये उसका आखिरी चांस है। वो अपनी जवानी के बॉडी में फंस गया है और आज न्यू ईयर का दिन है। वो वहाँ पर अपने क्लासमेट से घिरा हुआ था जो कि उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसको तंग कर रहे थे, और अब वो वीक बन के नहीं रहना चाहता। और इन 100 चांसों की वजह से उसने बहुत कुछ सीखा है और इन सभी चांसेस की वजह से वो इस बार अच्छे से तैयारी करेगा और सबसे बेहतरीन टीम बनाकर फाइनल बॉस को हराएगा और इस गेम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन उसका मिशन यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगा। वो उन लोगों को भी हराएगा जिन्होंने इस गेम को बनाया है। न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उनके बीच में एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इंसानों का मजाक उड़ाती है और एक शैतानी हंसी के साथ उन्हें बेवकूफ बुलाती है जो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं, जबकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये सुनकर सारे के सारे हैरानी में जम जाते हैं और एक एक करके उस आवाज की तरफ भागते हैं। तभी उन्हें एक चमकती हुई औरत आसमान से उतरती हुई नजर आती है। उसकी रोशनी बिल्कुल एंजल की तरह होती है, लेकिन वो इंसानों को ऐसे देखती है जैसे कि वो कीड़े मकोड़े हो। वो इंसानों को ऐसा समझती है जैसे कि किसी बंदरों को केज में बंद कर दिया हो। वहाँ खड़े सारे लोग उसको बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहे थे और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाईटेक कोई गैजेट है, जबकि कुछ लोग इस एंजल की खूबसूरती की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। रियोमिन भी उसको देखता है, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल भी खास नहीं है क्योंकि उसने इस चीज को 99 बार देख चुका है और अब वो इन सब चीजों से बोर हो रहा है। वो औरत शैतानी लुक के साथ देखती है और इंसानों का मजाक उड़ाती है कि वो इतनी आसानी से उससे प्यार कर बैठते हैं। एक आदमी जो कि इन सब चीजों को प्रैंक समझता है और वो नाराज होकर उसके तरफ इशारा करता है और पूछता है कि वो कौन है, क्या यहाँ पर कोई कॉस्प्ले या स्ट्रीट ड्रामा चल रहा है जिसमें फ्लाइंग गैजेट इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो उसको एक उड़ता हुआ टिश्यू पेपर कहता है। मिन तुरंत समझ जाता है कि इस आदमी का अब आखिरी समय आ चुका है। ये सब सुनते ही उस औरत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो 1 सेकंड से भी कम समय में उस आदमी का सर काट देती है, बिल्कुल एक पागल सनकी की तरह। उसका खून भीड़ में सभी लोगों पर फैल जाता है। ये देखकर वहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान डर से कांपने लगता है। जो औरत थोड़ी देर पहले एक प्यारी आवाज वाली प्रिंसेस नजर आ रही थी, अब वो औरत एक इविल विलन बन चुकी है और जोरदार आवाज में कहती है कि ये एक घटिया इंसान के लिए पनिशमेंट है जो अपनी औकात से बढ़कर बोलने की हिम्मत कर रहा था। फिर वो बाकी सबको चेतावनी देती है कि अगर किसी और ने उसको हिम्मत किया सवाल करने का तो उसका वही अंजाम होगा जो इस आदमी का हुआ। जब एकदम खामोशी छा जाती है तो वो सबको बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने को कहती है और उन्हें बताती है कि उनके साथ क्या होने वाला है। मिन को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ये बात 99 बार सुन चुका है और इसे वो स्कूल के प्रिंसिपल के लेक्चर की तरह बहुत ज्यादा बोरिंग समझता है। वो कहती है कि वो सब गेम खेलेंगे जिसमें 20 राउंड्स होंगे और हर महीने एक राउंड होगा। फिर वो समझाती है कि ये गेम खेलने के लिए उनके स्पिरिट को एक अलग डायमेंशन में भेजा जाएगा। उसका काम उस डायमेंशन में बस गेम के क्विज को पूरा करना होगा। वो कहती है कि जब वो क्विज को पूरा कर लेंगे तो वापस दुनिया में आएंगे और उन्हें उनके मेहनत का रिवॉर्ड भी मिलेगा। हर कोई इस अधूरी कहानी को सुनकर चिंता में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या क्वेस्ट पूरा करने से उनकी जिंदगी वापस मिलेगी भी या फिर नहीं। वो जालिम औरत फिर बोलती है और साफ साफ बताती है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि क्वेस्ट पूरा करने से उनकी जिंदगी बच सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। वो अफसोस के साथ बताती है कि उनमें से आधे लोग ही जिंदा बचेंगे और ये वही लोग होंगे जो कि पावरफुल होंगे और उनका रैंक ज्यादा होगा। ये सुनकर भीड़ में डर फैलना शुरू हो जाता है। वो भारी मन से कहती है कि इस गेम में बस 15 से 29 साल के लोगों को ही शामिल किया जाएगा, बाकी सब यहीं पर रह जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और चिल्लाता है कि वो यहाँ पर जिंदा बच गया।
तभी एक गैंग लीडर का आदमी उस पर गुस्सा होता है और चिल्लाता है और उस बुड्ढे को गले से पकड़कर लड़ाई शुरू कर देता है। गैंग लीडर बीच में आता है और उस आदमी को जल्दी से चुप कराता है और कहता है कि अगर उसने भी बेवकूफों की तरह रिएक्ट किया तो उसका सर भी फट जाएगा। उसके बाद वो एंजल अनाउंस करती है कि इस गेम में 18 मिलियन से ज्यादा लोग शामिल होंगे और तुरंत टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाता है। हर कोई एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे को नहीं देख सकते और उन्हें अपना कैरेक्टर बनाने को कहा जाता है और इसी दौरान उनका सोल ट्रांसफर शुरू हो जाता है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि उन्हें अपनी चॉइस में ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्हें दोबारा अपने कैरेक्टर को चेंज करने का चांस नहीं मिलेगा। र्यूमिन ने पहले अपने 99 लाइव्स में जो अवतार चुना था वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट था, इसीलिए वो इस बार भी सेम अवतार को चुनता है और अपनी चॉइस कंफर्म करने के बाद उस कैरेक्टर का नाम ब्लैक साइथ रख देता है। अवतार कंफर्म करने के बाद वो एकदम से एक ओपन ग्राउंड में स्पॉन हो जाता है। ये अवतार वो हर बार चुनता है और अब तो उसको अपनी रियल बॉडी से ज्यादा इस बॉडी की आदत पड़ गई है। उस समय बाकी के सारे पार्टिसिपेंट भी स्पॉन हो जाते हैं और उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था और एक आदमी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो उसकी तरह लग रहा है। र्यूमिन पहले से ही सब कुछ समझ गया है कि सबने अपने आप को सुंदर और प्यारा बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर किसी के पास भी थोड़ी सी भी अकल होती तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया होता क्योंकि फ्लैशी चीजें उनको इजी टारगेट बनाती है और अगर वो एक बार मरे तो वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जब मीन सोचता है कि वो बुली कहाँ पर है तभी उसकी नजर उस गैंग लीडर पर पड़ती है जो एक मस्कुलर बॉडी के साथ दिखाई देता है। ये आदमी फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मस्कुलर बॉडी बनाता है। वहाँ खड़ा हर एक इंसान अपनी नई बॉडी और मूड चेंज का मजा उठाता है। एंजल फिर से प्रकट होती है और वो देखती है कि सारे बंदे अपने न्यू अवतार का मजा ले रहे हैं। ये देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और ये देखकर सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। एक आदमी कहता है कि उस औरत ने कहा था कि लाखों लोग इस गेम का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उतने लोग नहीं है। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि ये अकेली जगह नहीं है और बाकी लोग दूसरे डायमेंशन में हैं। पहला राउंड शुरू होने से पहले वो जालिम औरत सबको पहले ब्रीफिंग देती है और उन्हें अपने दिमाग में स्टेटस विंडो इमेजिन करने को कहती है। मीन अपना स्टेटस विंडो खोलता है और तुरंत ही परेशान हो जाता है क्योंकि इसे पता है कि फिर से इसे 0 से शुरू करके सब स्टेट्स को लेवल अप करना होगा। बाकी सब लोग भी अपना स्टेटस विंडो देखने लगते हैं। वो औरत उन सभी को बताती है कि वो अभी नूब है और किसी भी गेमर को इस बारे में पहले से ही पता लग गया होगा। वो कहती है कि उन्हें अब पावरफुल होने के लिए पहले से ही मेहनत शुरू कर देनी होगी और वो कहती है कि अगर वो किसी तरीके से पहले लेवल को क्लियर कर देते हैं तो वो ना सिर्फ जिंदा बचेंगे बल्कि उन्हें एक फ्री विश भी मिलेगी। फिर वो उन्हें अपना इन्वेंटरी इमेजिन करने को कहती है क्योंकि उसने हर एक के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है। सब लोग अपनी इन्वेंटरी चेक करते हैं और उनको एक छोटा सा रेड स्टोन नजर आता है। वो औरत उन सबको समझाती है कि ये रैंडम सा दिखने वाला पत्थर ये बस एक बार यूज होता है और ये सिर्फ लेवल 1 पर एक्टिवेट किया जा सकता है। वो कहती है कि ये एक यूनिक आइटम है जो कि सिर्फ इस वक्त दिया गया है और बताती है कि इसे कैसे यूज करना है। मीन जरा भी वेट नहीं करता और अपने स्टोन को एक्टिवेट कर देता है और उसके रिजल्ट को देखकर चौंक जाता है। वो जालिम औरत तुरंत कहती है कि हर कोई अपने रिजल्ट से खुश होगा और जब वो रेड स्टोन जब फुल एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो आखिरकार उनके क्वेस्ट को एक्टिवेट करती है। उसी वक्त हर प्लेयर के सामने एक क्वेस्ट विंडो खुलती है और उस क्वेस्ट में हर एक बंदे को 100 गॉगलिन मारने का ऑर्डर दिया जाता है। अगर एक प्लेयर 100 गॉगलिन को मार लेता है तो उसका क्वेस्ट पूरा कर लिया जाएगा। अचानक से गॉगलिन आसपास हर जगह से अपीयर होने लगते हैं जिससे हर एक प्लेयर अलर्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को एडवांस कर दिया हो और उन सबको टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया हो। वो जालिम औरत बहुत सारे गॉगलिन्स को उन 5000 बेबस इंसानों के बीच छोड़ देती है और उन सभी लोगों को लड़ने का ऑर्डर देती है क्योंकि अगर उन्होंने गॉगलिन के खिलाफ कुछ भी नहीं किया तो वे सब लोग मर जाएंगे। लेकिन रायमिन शांत रहता है और मॉन्स्टर्स की तरफ चलना शुरू कर देता है। सबका ध्यान उसी की तरफ जाता है और एक झटके में एक गॉगलिन के सर को फुटबॉल की तरफ मारता है जैसे कि ये बहुत छोटी सी चीज हो। ये देखकर सबको लगता है कि ये गॉगलिन्स इस गेम में सबसे ज्यादा वीक हैं। रायन को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है और एक खास रीजन की वजह से वो चाहता है कि सभी लोग उसको याद रखें। उसका सिर्फ ये इरादा है कि सारी अनोइंग चीजें उससे दूर रहें और इसके लिए उसे सबको दिखाना होगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा वो उस जालिम औरत का भी अपने तरफ ध्यान खींचना चाहता है। इन सभी गोलों को एक साथ पूरा करने के लिए वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है जिससे सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये पक्का किसी आर्मी का बंदा होगा और सबको उसका निकनेम ब्लैक साइथ बहुत ज्यादा कूल लगता है।
लगता है। रियोमिन को एक प्रो की तरह लड़ते हुए देखकर सभी लोग एक्साइटमेंट में भर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि गॉगलिन्स तो सबसे ज्यादा शायद कमजोर मॉन्स्टर्स होंगे। और जब वो सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तभी एक गॉगलिन अचानक से कहीं से अटैक करता है और अपने डैगर को एक इंसान के सीने में घुसा देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई गेम नहीं रियलिटी है। ये देखते ही सभी लोगों में पैनिक फैल जाता है और एक दूसरे की मदद करने के बजाय हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। गॉब्लिन जल्दी से भीड़ में घुसकर लोगों को काटना शुरू कर देते हैं और हर तरफ लाशें बिछनी शुरू हो जाती है। ऑर्मिन को पता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। उनमें से ज्यादातर लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये सिर्फ गेम है, लेकिन उसे यकीन है कि अब सभी लोगों की सर्वाइवल स्ट्रिंग जाग जाएगी और जब ऐसा होगा तो वो सिर्फ भागने में लगे रहेंगे, बिना कुछ सोचे समझे बेवकूफों की तरह गॉब्लिन के हाथों मारे जाएंगे। रियोमिन ने भी एक बार यही किया था और ये सब कुछ समझने में उसके 2 चांसेस वेस्ट हो गए थे। यहाँ मॉन्स्टर से भागना बेकार है। एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है, जिससे सबको साफ हो जाता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, उन्हें लड़ना ही होगा। लेकिन ऐसे मॉडर्न इंसानों के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल था जिन्होंने कभी कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारा था। इन खतरनाक गॉगलिन्स को मारना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो तभी बच पाएंगे जब वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेंगे। एक के बाद एक लोग गिर रहे थे और जो जिंदा बचे होते हैं वे हर किसी से मदद मांग रहे होते हैं और उसी समय वो जालिम औरत इन सभी चीजों का मजा ले रही होती है और उसे पता है कि गॉगलिन्स वीक होते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप्स में अटैक करते हैं और वेपन यूज करते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और इसी बीच वो रियोमिन की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है। आखिरकार रियोमिन की मेहनत रंग ला रही थी। वो औरत थोड़ा बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वो प्लेयर्स के क्वेस्ट प्रोग्रेस के अलावा और कोई भी स्टेटस नहीं देख सकती। उसे लगता है कि उस जैसे हाई लेवल एंजल के लिए ये एक डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी वो ब्लैक साइड को देखते हुए मजा लेती है। वो लगभग 75 गॉगलिन्स को मार चुका है और थोड़े से गॉगलिन्स को मार के वो अपना क्वेस्ट पूरा कर लेगा। ये सोचकर वो अपना रफ्तार बढ़ा देता है और वो उन गॉगलिन्स को ऐसे मारता है जैसे वो गेम खेल रहा हो और वो तब तक मारता है जब तक कि बचे हुए गॉगलिन्स वहां से भाग न जाए। ये उसको थोड़ी देर के लिए सांस लेने का मौका देता है और इस छोटे से ब्रेक में वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और फिर उसे पता चलता है कि वो लेवल 4 तक पहुंच चुका है। हर बार लेवल अप होने पर 2 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं और रियोमिन अपने सारे पॉइंट्स स्पीड में लगा देता है। उसे पता है कि इस हेवनली गेम में स्पीड स्टैट अटैक स्पीड और मूवमेंट बढ़ा देता है और उसके पहले के एक्सपीरियंस से उसने सीखा है कि गेम के स्टार्टिंग में स्पीड से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। उस एंजल का ध्यान अपने तरफ खींचने के बाद रियोमिन सोचता है कि अब जल्दी से अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। वो अपने ब्लेड को मोगली के वेब की तरफ फेंकता है और जब वो वापस आती है तो कुछ मॉन्स्टर्स को साथ लेकर आती है। बचे हुए गॉगलिन्स को पता चल जाता है कि वो हार चुके हैं और वो रुक जाते हैं। रियोमिन उनकी तरफ जाता है और काम खत्म कर देता है। उसे ये देखकर यकीन हो जाता है कि सब मर चुके हैं और उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका है। और जब वो अपना पहला राउंड आसानी से क्लियर कर लेता है, रियोमिन अपने एक्शंस पर थोड़ी देर सोचता है। उसे पता चलता है कि इन गॉगलिन्स को मारने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ उस औरत का ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा था और वो चाहता था कि वो प्लेयर लिस्ट और वर्ल्ड मैप में पहला इंसान बने जिसने सबसे पहला क्वेस्ट पूरा किया है। उसके सामने एक गोल्डन क्वेस्ट विंडो खुलता है जिसमें लिखा होता है उसने टेस्ट 10 मिनट और 21 सेकंड में पूरा किया और उसने टेस्ट को सबसे पहले कंप्लीट किया है। रियोमिन को पता है कि टॉप 3 प्लेयर्स को स्पेशल रिवॉर्ड मिलते हैं और वो टॉप पर है, इसलिए उसको सबसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उसे एक बेस लेवल का रेयर वेपन टिकट और वर्ल्ड मैप पर नंबर 1 होने पर उसको एक यूनिक रिवॉर्ड मिलता है। जब रियोमिन अपने फर्स्ट प्लेस के रिवॉर्ड को खोलता है तो उसके सामने काफी सारे वेपन चुनने के ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शंस में से रियोमिन एक बिगिनर लेवल का डैगर स्टिलेटो चुनता है और जो उसने इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए बेकार सा डैगर इस्तेमाल किया था उसको फेंक देता है और अपना दूसरा रिवॉर्ड बाद के लिए बचा लेता है और अपना स्टेटस मेन्यू देखता है। फिर वो देखता है कि बाकी के बाहर जितने भी लोग हैं वो अभी भी गॉगलिन से लड़ने में व्यस्त हैं। फिर रियोमिन अपने नए टाइटल को देखता है जो कि उसको मिला है। ये द लास्ट टाइम ट्रैवलर का टाइटल है जो उसने पिछले 99 लाइफ में कभी नहीं पाया था। फिर वो उस रेड स्टोन को यूज करता है जो कि उसको मिला था और उसे रून ऑफ टाइम रिवर्सल मिल जाता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में इनग्रेव होने लगता है सिस्टम उसको इन्फॉर्म करता है कि उसके ऊपर पुराने स्टोन के इफेक्ट होने की वजह से ये रेड स्टोन सही से एक्टिवेट नहीं हो सकता, जिसकी
जिसके बाद स्टोन इनग्रेविंग फेल हो जाता है। ये बात मिन को हैरान नहीं करती। अगर ये स्टोन सक्सेसफुली इनग्रेव हो जाता तो एक एंडलेस टाइम रिवर्सल ग्लिच बन जाती जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती। सिस्टम और बताता है कि उसकी 100 रिग्रेशन की वजह से उसका एक नया टाइटल अनलॉक हो गया है। मिन समझ जाता है कि टाइटल्स गेम में मैजिक स्टोन का अपग्रेडेड वर्जन होता है और अपने नए टाइटल्स की डिटेल्स देखता है। उसे पता चलता है कि ये टाइटल उसके मरने के बाद एक बार पूरी तरीके से रिवाइव करने में मदद करेगी। मिन याद करता है कि रिवाइवल स्किल ज्यादातर प्रीस्ट के लिए होती है और वो भी सिर्फ 30% हेल्थ के साथ रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइटल काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि फुल रिकवरी के साथ है, जिसको देखकर मिन अपनी पावर से बिल्कुल दंग रह जाता है और जल्दी से सिस्टम की हाइड फीचर से इसको छिपा देता है। सब कुछ चेक करने के बाद वो सोचता है कि क्या कोई और प्लेयर भी क्वेस्ट को पूरा कर चुका है। फिर वो उस बुली गैंग लीडर के बारे में सोचने लगता है। वो बुली को अपने दोस्तों के साथ लड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो भी ये राउंड क्लियर कर लेगा। जब इंसानों की तादाद गॉब्लिन के बराबर हो जाती है, वो एंजल बोर हो जाती है और ज्यादा गॉब्लिन स्पॉन करने का सोचती है ताकि लड़ाई आगे भी चलती रहे। और इसी बीच मरने वाले लोगों की बॉडी गायब होने लगती है। ये देखकर उनके दोस्त और लवर रोने लगते हैं और गम में डूब जाते हैं और 5000 गॉब्लिन्स की बड़ी टोली इंसानों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे और वो सब उसको मारने के बारे में सोचकर ही बहुत परेशान हो रहे थे। उन लोगों का टारगेट पॉइंट जो क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है धीरे धीरे पूरा हो जाता है, यहाँ तक कि वो 5000 से भी ऊपर हो जाता है, जिससे गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं। जो क्वालिफाई नहीं होते उनको अलविदा कहा जाता है और वो सब भी मरे हुए लोगों की तरह हवा में ही गायब हो जाते हैं, वो भी बिना किसी निशान के। और एक आदमी उस एंजल पे बहुत जोर जोर से चिल्लाया जाता है और कहता है कि बस उसे एक और गॉब्लिन मारना है, लेकिन गेम के रूल किसी के लिए भी नहीं बदल सकते। हर राउंड में सिर्फ आधे लोग ही क्वालिफाई करते हैं, जो बच गए वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त अपने साथियों को गायब होता देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो जालिम औरत कहती है कि उन्हें जिंदा होने का शुक्र अदा करना चाहिए और अगर वो दूसरे राउंड में भी जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। जाने से पहले सिस्टम उनके लीडर बोर्ड और रिवॉर्ड दिखा देता है। सबको 1000 पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो लेवल 10 पर स्टोर अनलॉक होने के बाद चीजें खरीद सकते हैं। लीडर बोर्ड अपडेट होने के बाद सबको रायमिन के बारे में पता चलता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि उसने प्लान किया था। उसकी फर्स्ट प्लेस रैंकिंग एंजल का ध्यान खींचती है और वो पूछती है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, और वो सोचती है कि शायद उसको कोई रेयर मैजिकल स्टोन मिल गया है। रियोमिन उसका मजाक उड़ाता है और उससे पूछता है कि क्या वो नहीं देख सकती कि उसे कौन सा स्टोन मिला है। वो जालिम औरत अपना तुरंत मूड चेंज कर लेती है और कहती है कि उसको सब कुछ पता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करती है। मीन फिर उस एंजल से पूछता है कि क्या वो भी एक सवाल कर सकता है। वो जिद करता है कि फर्स्ट आने का रिवॉर्ड उसके लिए काफी नहीं है, जिससे उसका पेट नहीं भर रहा, और ये सुनकर वो एंजल बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। जब उससे बेहतर रिवॉर्ड मांगा जाता है, वो मिन से कहती है कि जो उसने कहा वो दोबारा बोले, और रियोमिन बिना झिझके हुए दोबारा से बोलता है, जिससे वो एंजल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में मुंह बनाती है और मनी मन सोचती है कि ये घटिया इंसान इतने गॉगलिन्स मारने के बाद भी कैसे खुश नहीं हो सकता। गुस्से में आकर वो मिन का सिर फाड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसने अपना ट्रम्प कार्ड पहले ही किसी दूसरे इंसान पर यूज कर लिया था। रूल्स के हिसाब से वो सिर्फ एक ही इंसान को मार सकती थी। उसे अफसोस होता है कि उसने अपना मौका किसी और पर बर्बाद किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो रियोमिन से पूछती है कि क्या उसे सच में एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए। फिर वो रियोमिन को समझाती है कि नॉर्मली गेम्स का रूल उसको ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो शायद एक एक्सेप्शन बना सकती है। वो बाकी इंसानों से कहती है कि वो थोड़ी देर वेट करें, क्योंकि उसे मिन से अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। सब सोचने लग जाते हैं कि क्या इस गेम में बार्गेनिंग नॉर्मल है, और कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि वो भी उससे एक बेहतर रिवॉर्ड मांगेंगे। जब वो रियोमिन को सबसे अलग ले जाने लगती है तो सबको शक होने लगता है कि ये रिवॉर्ड कितना ज्यादा अच्छा होगा, और कुछ लोग तो उसके किस्मत से जलने लगते हैं। रियोमिन फिर उस औरत के पीछे जंगल में चला जाता है, लेकिन उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखता है। ये चीज वो नोटिस करती है और कहती है कि वो उसके साथ चले। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो इंसानों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती, जो सिर्फ चिल्लाने पर बात मानते हैं, लेकिन फिर वो अपना गुस्सा छोड़ देती है। उसे पता है कि वो गेम सिस्टम के रूल्स नहीं तोड़ सकती, जो कि उससे बड़े लेवल के एंजल्स ने बनाए हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी सी मुस्कुराहट फैल जाती है जब उसके दिमाग में एक खतरनाक सा प्लान सूझता है। एक जगह से गुजरने के बाद वो मिन को मारने का सोचती है। उसे पता है कि पर्सनल वजह से किसी भी इंसान को मारने से गेम में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसा करने का उसको परमिशन नहीं है, और गेम में दिक्कत बढ़ाने की वजह से उसे सजा मिल सकती है। और किसी भी सजा से बचने के लिए उसे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये सब चीजें करने के बाद बस उस चीज का
एविडेंस कुछ ना बच जाए। जब वो आखिरकार एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है तो वो रियोमिन की तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी उसको एक झटका लगता है। एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर लगता है। इसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ये पंच उसको जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह से गोल्डन लिक्विड निकलने लगता है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो रियोमिन को हर हाल में मारना चाहती है। वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एकदम से गायब हो जाता है। फिर रियोमिन उसके पीछे चुपके से आता है और इस बात की उसको बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। वो उसके पंख को एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसका गला दबाता है और उसे वहीं रोके रखता है। और वो चिल्लाते हुए उसको रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि वो आखिरकार कर क्या रहा है, लेकिन रियोमिन जरा भी नहीं रुकता और एक के बाद एक वो उसके पंख को नोच देता है और दिखाता है कि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। जब वो उसके पंख को पूरी तरीके से फाड़ देता है तो उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या ये दर्द दे रहा है। और जब वो एंजल, जो बिल्कुल परेशान और गुस्से में है, उससे पूछती है कि क्या वो पागल हो चुका है, मीन एक शैतानी सी हंसी के साथ उसको आराम से समझाता है कि उसे पता था कि उसने अपने परों के अंदर एक डैगर को छिपा रखा था और वो उसको खंजर से रियोमिन को मारने का प्लान बना रही थी। लेकिन वो एंजल इसके लिए बिल्कुल मना करती है और वो कहती है कि ऐसा करने का उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पर मीन शांति से उसके रियल नाम ब्रियल से बुलाता है और कहता है कि झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। ब्रियल एकदम से घबरा जाती है, सोचती है कि एक मामूली से इंसान को उसका रियल नाम कैसे पता चल सकता है। तभी रियोमिन उसका डैगर निकालता है और डर के मारे उस एंजल की हालत खराब हो जाती है। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बेचैन हो जाती है। वो उसको झूठी धमकी देती है कि वो एक उंगली के इशारे से उसका सिर काट देगी, लेकिन रियोमिन तुरंत उसका बात काटता है और कहता है कि वो अपना किलिंग मूव पहले ही यूज कर चुके हैं। ये सुनकर एंजल बिल्कुल घबरा जाती है और बहाने बनाने लगती है और किसी तरीके से डील करने की कोशिश करती है। वो एक आखिरी धमकी देती है कि उसके दोस्त उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रियोमिन उसके बात को सीधा काट देता है और कहता है कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो सो कॉल्ड दोस्त है एंजल, वो उसके मरने पर एक उंगली तक नहीं उठाएंगे। सारे के सारे मतलब ही है। फिर वो कहती है कि रियोमिन उसको मारकर कोई भी फायदा नहीं ले पाएगा और अगर वो मर गई तो प्लेयर्स के पास कोई भी एंजल नहीं बचेगा, जिससे घर वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। मीन उसको बताता है कि सिस्टम रिवॉर्ड देने के बाद प्लेयर्स को वापस खुद ब खुद भेज देता है और इसके लिए उस एंजल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बार बार डील करने की कोशिश करती है और काफी बेकार से बहाने बनाती है और कहती है कि रियोमिन को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसको दे देगी। अपनी जान बचाने के लिए वो हर हद पार कर देती है, लेकिन मीन उसकी बातों से जरा भी कन्विंस नहीं होता और कहता है कि उसको इस गेम के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है और ये एंजल उसके जैसे लोगों के लिए बस शतरंज के मोहरे हैं, जो प्लेयर्स को गाइड करने के अलावा उनका और कोई भी काम नहीं है। मीन उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाता और अपनी ब्लेड सीधा उसके जिस्म के अंदर घुसेड़ देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एंजल को खत्म करने के बाद सिस्टम उसको बताता है कि वो पहला इंसान है जिसने एंजल को मारा है और उसे फर्स्ट एंजल स्लेयर का टाइटल देता है। इसके अलावा रियोमिन को एंजल का खून और स्टोन ऑफ स्लोटर मिलता है और ये पहली बार नहीं है जो कि उसने ऐसा कुछ किया हो और पहले की तरह वो फिर से पहला बंदा है जिसने एंजल को सबसे पहले मारा हो। ये स्टोन इनग्रेव होकर उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है और उसका नया टाइटल बॉडी के स्टेट्स को डबल कर देता है जब वो किसी होली ऑर्डर के मेंबर से लड़ता है। पिछले रिग्रेशंस में उसको इन रिवॉर्ड के बारे में 13 राउंड में पता चला था जब वो पहली बार एंजल से लड़ रहा था और ये रिवॉर्ड सिर्फ इंसान के लिए बने हैं, इसलिए सिस्टम ने इन रिवॉर्ड को बहुत यूनिक बनाया है। इस टाइटल से स्टैट्स डबल होने के अलावा उसको बोनस भी मिलता है जो हर दुश्मन को मारने के बाद उसके स्टेट्स को काफी अच्छा बढ़ाता है। ये इफेक्ट 100% तक बढ़ सकता है, लेकिन अगला राउंड शुरू होने पर ये स्टैट पूरा रीसेट हो जाता है। मीन एक शैतानी स्माइल के साथ एंजल का खून, जो कि एक गोल्डन आइटम जैसा होता है, उसे पकड़ता है और सच बोले तो उस एंजल को मारने का रियल वजह ये गोल्डन ब्लड ही होता है। ये आइटम ग्रिम रीफर जैसी प्रोफेशन चूज करने का ऑफर देता है। प्रोफेशन वो चीजें हैं जो हर प्लेयर को लेवल 10 के बाद मिलती हैं और टोटल 30 तरह की प्रोफेशन होती हैं और इन्हें अनलॉक करने के काफी सारे तरीके हैं। उनमें से एक है स्पेशल आइटम पाना, या तो हंट करके या फिर कुछ रिक्वायरमेंट पूरे करके। लेकिन कुछ प्रोफेशन यूनिक क्लास में आती हैं, मतलब वे सिर्फ एक ही इंसान के लिए होती हैं, जैसा कि उम्मीद थी। ये प्रोफेशन बाकी सबसे बिल्कुल अलग लेवल की प्रोफेशन होती हैं। रायोमिन फिर अपना वर्ल्ड मैप रिवॉर्ड चेक करता है और अगले राउंड के लिए एक्सपीरियंस बूस्ट चूज करता है। उसे पता है कि अभी सबसे जरूरी बात लेवल 10 तक पहुंचना है ताकि वो अपनी प्रोफेशन अनलॉक कर सके। वो जानता है कि ये उसका आखिरी रिग्रेशन है और इसलिए वो इस बार सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। इसके लिए उसको हर एक चीज का यूज करना होगा जो उसके हाथ लगेगी। तभी राउंड खत्म हो जाता है और हर एक जिंदा बंदा अपने
अपने वापस जगह पर भेज दिया जाता है। अर्थ पर वापस लौटने के बाद सारे बंदे धीरे धीरे कर अपने कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं। सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब क्या था। ज्यादातर लोगों को ये एक अजीब सा सपना लग रहा था। जब वो इधर उधर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी उसी वक्त गिर गई थी जब वे उस दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए थे। और वो फोन में टाइम चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि जो टाइम सपने में बीता वो बिल्कुल रियल दुनिया के टाइम से मैच करता है, जिससे उनको ये चीज और भी डरावना लगता है। फिर वो उठते हैं तो उनका सर उनको भारी लगता है, उनके हाथ पैर दर्द से टूट रहे होते हैं और उस बुली का नाम यंग होता है। वो इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी बेहोश पड़े हैं, जैसे कि वो अभी भी सपने में बंद हो। सब लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कंफर्म करते हैं कि ये कोई सपना नहीं था और अगला राउंड शुरू होते ही वो फिर से वहीं टेलीपोर्ट हो जाएंगे। वे जल्दी से अपने बेहोश दोस्तों को जगाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाके चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके जिस्म ठंडे पड़ चुके हैं और वे सांस भी नहीं ले रहे हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि ये लोग सच में मर चुके हैं। उसी समय सबको ये हार्श रियलिटी समझ आती है। अब उस एंजल ने कहा था कि आधे लोग जिंदा रहेंगे, तो ये बात कोई मजाक नहीं था। जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए वो हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। सब लोगों में डर एक आग की तरफ फैल जाता है। बुली यंग भी थरथर कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में डर भर गया हो। लेकिन ये बदमाश ये सोच के खुश हो जाता है कि लोग कितने भी ज्यादा अमीर हो या फिर गरीब हो, इस गेम में सब लोग बराबर हैं। तो वो एक डर के मारे चिल्लाते हुए लड़के को कहता है कि शांत हो जा और सुकून से जिंदगी जी। वो कहता है कि दुनिया तो पहले से ही जालिम थी। यंग के बात करने के अंदाज से वो रियलिटी को समझ जाता है और खुद को संभाल लेता है। यंग का गंजा चेला उससे कहता है कि भले उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन उसके पास भी कुछ सपने हैं जो वो पूरे करने चाहता है। लेकिन वो पागल आदमी उसके बात को बिल्कुल इग्नोर करता है और वो किसी को ढूंढने लगता है। और जब वो नहीं मिलता तो वो मन ही मन सोचता है कि पता नहीं कहाँ पर ये मीन गायब हो गया, और चुपके से हंसने लगता है और ये सोचता है कि वो कमजोर सा बंदा किसी नाली में गिरकर मर गया होगा बिना किसी के नोटिस किए। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर जाता है जो कि पूरा आर्मर पहने हुए खड़ा होता है। वो बस अपनी ही दुनिया में मस्त है और वो हवा में देख रहा होता है। वो बदमाश समझ जाता है कि वो भी अपने सिस्टम को खोलकर अपने स्टैट्स चेक कर सकता है। ये देखकर उसके गुंडे भी अपने स्टैट्स खोलने की कोशिश करते हैं और स्टैट्स देखकर चौंक जाते हैं। उसकी गैंग को ये देखकर समझने में थोड़ी देर लगती है कि वे भी अपने स्टेटस को खोल सकते हैं और रियल दुनिया में भी अपने आइटम को देख सकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे का स्टेटस स्क्रीन नहीं देख सकता। यंग इसको चेक करने के लिए एक पत्थर उठाता है और उसको आसानी से चूर चूर कर देता है। ये देखकर कि पत्थर उसके पावर से कितनी आसानी से क्रश हो गया, वो सांप जैसी आंखों वाला बंदा अपनी न्यू पावर पर बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है। अगले दिन इस घटना का खबर आग की तरह जंगल में फैल जाती है। ये बात सभी को पता चल जाता है कि हजारों लोगों को आधी रात में एक मिस्टीरियस औरत ने गायब कर लिया था और काफी समय बाद जब वो वापस आए तो वो सब बेहोश हो गए थे। उनमें से कुछ ही लोग उठ पाए। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उस औरत के पास इंसान के सर को गुब्बारे की तरफ फोड़ने और लोगों को सीधा कोमा में भेजने जैसी पावर है। मीन अपनी फोन में ये सब देख रहा होता है कि कैसे एक्सपर्ट इस सब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सोचता है कि जितने भी बेहोश लोग हैं वो कुछ समय में हार्ट अटैक की वजह से मारे जाएंगे और डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाएगी। उन बेहोश प्लेयर में कुछ फेमस सेलिब्रिटी भी हैं, लेकिन असली गेम तब शुरू होगा जब पुलिस को पता चलेगा कि जो लोग बचे हैं उनको कुछ स्पेशल पावर मिल चुकी है। हालांकि शुरुआत में उनकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी, इसलिए वो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन अगली क्वेस्ट में अगर वो लोग सरवाइव कर लेंगे तो ये प्लेयर इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि उनको मिलिट्री भी संभाल नहीं पाएगी। तभी यहाँ पर मीन सामने आएगा और हीरो बनकर इन सभी लोगों को रोकेगा, इससे पहले कि उन सभी लोगों का पावर का नशा उनके सर पर ना चढ़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग फाइनल राउंड के शुरू होने से पहले ही धरती को तबाह कर देंगे। उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने शानदार पावर से उन सभी लोगों को हरा देगा, लेकिन इस बार इसे पता है कि चालाकी से खेलना होगा और टॉप प्लेयर्स को अपने साथ मिलाना होगा अगर वो फाइनल राउंड में सरवाइव करना चाहता है। हालांकि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। वो जल्दी से वापस अपने अपार्टमेंट में आता है। फिर वो किचन में जाता है और ये देखकर बुरा फील करता है कि उसका छोटा भाई हमेशा की तरह कप नूडल खा के सो गया है। मीन चुपके से दरवाजा खोलता है और अंदर झांकता है, ये ध्यान रखते हुए कि उसका छोटा भाई न जग जाए। उसे ये देखकर सुकून मिलता है कि उसका छोटा भाई अब आराम से सो सकता है, चाहे उसका बड़ा भाई उसके पास हो या फिर ना हो। अपनी लंबी हाइट होने के बावजूद वो अभी भी एक 7th ग्रेड का छोटा सा लड़का है जो अपने भाई के साथ अकेला रहता है।
जब से उसके पेरेंट्स की कार क्रैश में मौत हुई है। वो दोनों भाई साथ ही रहते हैं, इस दुनिया में उनका और कोई नहीं है। क्वान के चोट लगे हाथ के बैंडेज को दबाते हुए मिन के दिल में पछतावे और दर्द की लहर उठती है। बिना एक पल गवाए वो लाइट ऑन करता है और अपने छोटे भाई को उठाकर कहता है कि हमें अभी निकलना है। क्वान अपने नींद में डूबे हुए अंदाज में पूछता है कि इतनी सुबह सुबह वो जल्दी क्यों उठा रहा है, लेकिन उसका बड़ा भाई ब्लैंकेट खींच देता है और उसे कहता है कि अपनी सुस्ती छोड़कर जल्दी कपड़े बदल ले, क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम है जिसके बारे में वो रास्ते में उसको बताएगा। छोटा भाई गुस्से में बोलता है कि अगर वो अपने बोरिंग रूटीन के लिए उसको उठा रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन तभी मीन अपनी टोन को अचानक से सीरियस कर देता है और कहता है कि अभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए अब सोने का समय नहीं है। उसका छोटा भाई चेहरा लटकाए हुए पूछता है कि क्या न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कुछ हुआ है जहाँ पर मीन गया था, और मीन कहता है कि चलो जल्दी जल्दी, मैं सब कुछ रास्ते में समझा दूंगा। जब दोनों भाई सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो छोटा भाई सोचता है कि अचानक से उसका बड़ा भाई इतना सीरियस और परेशान क्यों हो रहा है। तभी मीन उसे न्यूज चेक करने को बोलता है, क्योंकि जब वो सो रहा था तब बहुत कुछ हो गया। अचानक उसका मुंह खुला रह जाता है जब वो कार्टून जैसे हेडलाइंस को देखता है कि एक एंजल ने बहुत सारे लड़कों को दूसरी दुनिया में कैद कर लिया था। तब मीन आखिरकार बताता है कि वो भी उन बेचारे लोगों में से एक था और पहला मिशन पूरा करके मुश्किल से जिंदा वापस आया है। उसका छोटा भाई तुरंत घबरा जाता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स के क्रैश के बाद ही जवान का एक रिलेटिव है जिसको वो अपना कह सकता है। फिर उसे याद आता है कि उस समय वो कितना टूट गया था, लेकिन उसका बड़ा भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और उसको हमेशा ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे उसके पेरेंट्स अभी भी उनके साथ है। लेकिन हर किसी की एक हद होती है, शायद उसका भाई भी इतना बड़ा ट्रोमा सह नहीं पाया और तो और उसको अचानक 100 मॉन्स्टरों का शिकार करना पड़ा था। और हाँ, इस वीडियो को बनाते बनाते लिटरली रात के 2 बज चुके हैं और मेरी आंखें इस समय बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, तो तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिन जो कि पहले से ही जानता है कि उसका छोटा भाई क्या सोच रहा है, तो शांति से उसको तसल्ली देता है कि सिस्टम उन प्लेयर्स को और ताकतवर बना देता है जो मॉन्स्टरों को मार देते हैं, इसलिए उसका भाई काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है पहले से। बाहर से बिल्कुल पतलू दिखता हो लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। मिन देखता है कि उसका भाई अभी भी उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। वो उसे कहता है कि सारी चिंता तब खत्म हो जाएगी जब वो उसको लड़ते हुए देखेगा और बस अभी के लिए उसके साथ चलने और भरोसा रखने की जरूरत है। लेकिन छोटा भाई अपने हाथ बंद करके कहता है कि मैं एक भी इंच नहीं हिलूंगा जब तक मीन उसको वो बात नहीं बताएगा जो इतनी देर से वो छिपा रहा है। वान के इंजर्ड हाथ को देखते हुए मीन का चेहरा फिर से सीरियस हो जाता है जब वो आखिरकार बोलता है और उस बदमाश का नाम लेता है जो हुआन को हमेशा तंग करता था, जिससे बेचारा एकदम से पसीना पसीना हो जाता है। अपने बुली का नाम मीन के मुंह से सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाता है, ये सोचते हुए कि उसे पहले से ये सब कुछ कैसे पता था। वो अपने भाई के तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसको सच में सब कुछ शुरू से पता था। ये बात हुआन को बिल्कुल गोली की तरह लगती है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी कि ये बात छिपाए रहे और मीन के सिर पर और प्रॉब्लम ना डाले, जबकि उसके पास पहले ही बहुत सारी चीजें हैंडल करने के लिए हैं। लेकिन मीन को दिल से छोटे भाई से माफी मांगने का मन कर रहा होता है क्योंकि सच में उसने दर्द को नहीं देखा जो हुआन इतने दिन से सह रहा था। मिन को अपनी पिछली जिंदगी में ये बात बहुत बुरी तरीके से पता चली थी। जब वो सो रहा होता है तो हान बोलता है कि वो एक वॉक पर जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक कॉल से मिन की नींद डिस्टर्ब हो गई। मिन ने गुस्से में कॉल उठाया ये सोचकर कि ये कोई सीरियस बात नहीं होगी, लेकिन उसका होश तब उड़ गया जब एक औरत ने कहा कि उसको हॉस्पिटल आना होगा। पता चला कि हुआन को उस रात उसके बुली ने इतना बुरा पीटा कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई और वो अंधा हो गया। उस समय मिन अपने आप को एक बेकार और कमजोर आदमी समझने लगा। उस समय उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया। इसी वजह से इस जिंदगी में वो चाहता है कि उसका छोटा भाई कभी भी ऐसी प्रॉब्लम से ना जूझे। उसी समय एक टूटी फूटी गली में तैबू एक छोटे से लड़के को दीवार पर ढकल देता है और उसे याद दिलाता है कि उसे 2000 वॉन के साथ आना था। वो चिल्लाना शुरू कर देता है जब वो नर्ड कमजोर और बेबस इंसान की तरह वहाँ पड़ा रहता है। वो मोटा बदमाश उसको बार बार लात मार रहा होता है और उसके अपने गुंडे हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी बेरहमी से उसको दर्द दे रहा है। वो चुपके से उसको इस तरीके से करता हुआ देख रहे होते हैं। मोटा तैबू शिकायत करता है कि उसे अपने बड़े और मोटे शरीर के लिए बाइक नहीं मिलेगी जब तक इस लड़के से पैसे ना मिले। वो अपने चेले की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो सब और किस इंसान से पैसा ले सकते हैं, तो वो सब सोचने लगते हैं। लेकिन तभी एक चेला बोलता है कि एक लंबी सी टूथपिक जैसा लड़का है जिसके करली से बाल है, उसे फोन करो। वान का चेहरा सोचते ही तैबू के मुंह पे एक शैतानी सी स्माइल आ जाती है और वो आराम से बताता है कि उसका न्यू ईयर का प्लान था कि उस छोटे लड़के को आराम से पीट कर न्यू
मैन्यूअर का स्टार्ट करे। जब उसके गुंडे ये जीनियस आइडिया देते हैं कि उस लड़के को पीट कर पैसे निकाले जाएं, तो तैबू उन सबको याद दिलाता है कि वो लड़का तो बहुत गरीब है और हर बार जब उसने उसको पीटा तो उसके पास एक पैसा भी नहीं निकला। तैगू ये मेंशन करता है कि हुआन अपने भाई के साथ रहता है। तभी वो दोनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और मोटे हुआन की नजर उन दोनों पर पड़ती है और उसे खुशी होती है जब वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पसंदीदा पंचिंग बैग और उसका बड़ा भाई है। ये देखकर वो मोटा बदमाश और उसके चेले बड़ी खतरनाक सी स्माइल करने लगते हैं और वो मजाक में कहता है कि अक्सर शैतान का नाम लेने से वो आ जाता है, लेकिन इस बार तो उसको गिफ्ट मिल गया। और इसके तुरंत बाद ये मोटा बदमाश बहुत पागलपन दिखाता है और हुआन को गालियां देने लगता है, जिससे हुआन डर जाता है और थर-थर कांपने लगता है। वो जल्दी से माफी मांगता है, लेकिन मिन जरा भी नहीं हिलता और उस मोटे को गुस्से वाली नजर से देखता है, जो कहता है कि अब उसके दिन पूरे होने वाले हैं। मोटा गुस्से में सोचता है कि हुआन ने अपने भाई को एक नए पंचिंग बैग के रूप में खुद ही सर्व कर दिया। फिर पूछता है कि ये कौन है जो इस बेचारे को बचाने के लिए साथ आया है। हुआन के जवाब देने से पहले ही बड़ा भाई आगे बढ़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिससे मोटा तैगू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हुआन से कहता है कि इस बार उसने सचमुच गलती कर दी और इस बार उसका भाई मार खाएगा। लेकिन एक पल के लिए ये मोटा बदमाश रुकता है और अपने चेलों को आगे भेजता है, ये देखने के लिए कि असल में ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। पहला चेला मिन की छोटी हाइट देखकर इतना हंसता है कि जिससे मानो उसकी जान निकलने वाली हो, लेकिन मिन उसका जवाब एक जोरदार मुक्के से देता है जो कि सीधा उसके मुंह पर लगता है। और ये देखकर दूसरा चेला, जो कि लिटरली में सस्ता जस्टिन बीबर लगता है, इतना शॉक हो जाता है कि वो पूरी ताकत से मिन पर पंच मारने के लिए आगे आता है। वो काफी कॉन्फिडेंस से आता है, लेकिन मिन एक शानदार से डॉज से बच जाता है और वो इतना जोरदार शानदार सा पंच मारता है जिससे वो बंदा दूर डिब्बों के ढेर में जाके गिरता है और अपनी माँ को रो रो कर बुलाने लगता है। उसी समय तैगू का आखिरी गुंडा भी जमीन पर गिर जाता है। मिन के एक ही पंच से बिलबिलाते हुए कांपते हुए रोने लगता है। ये सब देखकर मोटा तैगू डर से कांपने लगता है और मुश्किल से अपने आप को संभालता है जब वो कहता है कि क्वान का भाई कहीं से थोड़ी सी बॉक्सिंग सीख कर आया है। अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश में तैगू हंसकर कहता है कि एक पतला सा नूडल जैसा बंदा बाकियों को हरा सकता है, लेकिन इतने जोर से मुक्के नहीं मार सकता जिससे तैगू को दर्द हो। ये कहकर वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मिन की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल किसी जोजो के विलन के तरह, और अपनी लंबी हाइट के साथ उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वो घमंड में बोलता है कि लगता है उसकी बॉक्सिंग क्लासेस में ये नहीं सिखाया कि हाइट का कितना ज्यादा फर्क होता है। लेकिन मिन उस मोटे लड़के पर हंसने लगता है और बोलता है कि क्या ये बंदा जरा सा भी न्यूज नहीं देखता। मिन को ऐसी सिचुएशन में हंसते देखकर मोटे का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो मिन को एक जोरदार पंच मारता है ताकि वो मिन को दर्दनाक सबक सिखा सके। लेकिन मिन उस मोटे के पंच को डॉज कर लेता है और उस मोटे को इधर उधर भटकने पर मजबूर कर देता है। मोटा बदमाश बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन एक भी पंच को सही जगह लैंड नहीं कर पाता। मिन हर पंच को एक क्लासिकल मूव बनाकर टच करता है। ये देखकर तैगू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इतना तेज मूव करना उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो ये देखकर हैरान होता है कि उसका एक भी पंच नहीं लग रहा। तैगू के इस ड्रामे से तंग आकर मिन शो खत्म करता है और एक जोरदार पंच से तैगू का खेल खत्म कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि अगर वो न्यूज देखता तो उसकी हिम्मत नहीं होती और वो उसके सामने नहीं आता। जब वो मोटा बदमाश बेहोशी से जूझ रहा होता है फिर भी वो एक पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन फिर इस बार उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। मिन इस बार एक शानदार मूव करता है और नारुतो की तरह एकदम से गायब हो जाता है। फिर वो मोटे बदमाश के पीछे आता है और उसके बड़े से डबल चिन पर एक शानदार सा पंच मार देता है। ना मुंह दर्द से जूझते हुए पकड़कर वो मिन को एक गाली देता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि बस वो पागलपन पर उतर आता है जब उसको पता चलता है कि उसका एक दांत उस मुक्के से टूटकर गिर चुका है। ये देखकर वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, जैसे कि कोई मोटा पबजी गेम में हार गया हो। फिर वो मिन को नीचे गिराने की एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह मिन बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं दिखाता और उसके तरबूज जैसे शक्ल पर बहुत ज्यादा घूंसे मारता है। तैगू को ऐसा लगता है कि जैसे कि अब वो गिरकर बेहोश हो जाएगा। उसके बेकार चेले उसको दूर से ऐसे पिटते देखते हैं और वो इतने डरे हुए होते हैं कि सांस भी मुश्किल से ले पा रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपनी पैंट गीली कर ली हो। इसी बीच ये सस्ता बदमाश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने आप को समझाता है कि हुआन का भाई सिर्फ इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो पहले पंच मार रहा है, और वो सोचता है कि अगर वो एक भी पंच मार दे तो ये टूथपिक जैसा बंदा उड़कर दीवार से टकरा जाएगा। और ये सोचकर वो अपना बेस्ट वन पंच मूव ट्राई करता है और पूरा दम लगाकर वो एक ही बार में मिन को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मिन शांति से उसके जोर को उसके खिलाफ ही यूज करता है और इस ह्यूमन फुटबॉल को सीधा गोल में उड़ा देता है। वो मोटा बंदा कैटरपिलर की तरह जमीन पर रेंगता चला जाता है। मिन उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और आराम से पूछता है कि कैसा लग रहा है।
अब वो दर्द जो उसे फील हो रहा है, जो वो हमेशा दूसरों को देता था, और इसके साथ ही हुआन को हर जिंदगी में टूटा हुआ देखना उसके दिमाग में घूम रहा होता है। लेकिन तभी अचानक तैगू अपना अंदाज बदल देता है और रहम मांगने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जमीन पर बेबस बच्चे उससे जमीन पर बैठकर भीख मांगते थे। फिर मीन शांति से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, जबकि वो मोटा बंदा अपनी आंख को बंद करता है और सोचने लगता है कि उसके साथ आखिरकार होने क्या वाला है। थोड़ी देर के सस्पेंस के बाद हमारा हीरो एक बड़ी सी स्माइल देता है और उससे कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती उसका पैदा होना नहीं था, हुआन को तंग करना था। उसके थोड़ी देर बाद ही उस मोटे के कान में कुछ टूटने की आवाज आती है। तब उसे पता चलता है कि ये उसके अपने हाथ के टूटने की आवाज थी, जो अब किसी फटे हुए गुब्बारे जैसा दिख रहा है। मिन जरा भी नहीं रुकता और उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और हड्डी टूटने की तीखी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि उसके गैंग के गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वो मिन के इस पागलपन को देख ही नहीं पाते। अपनी डरपोक आदतों के साथ हुआन अपनी नजर जल्दी से फेर लेता है, जब उसका भाई अपने काम को जारी रखता है, ये कंफर्म करते हुए कि इस सस्ते बुली को ये समझ आ जाए कि अगर उसने फिर से किसी को तंग करने की सोची तो क्या होगा। फिर भी वो उस रोते हुए बदमाश को एक बड़ी सी स्माइल देता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वो मिन को बेवकूफ समझ रहा था और साफ कहता है कि वो ऐसे गंदे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वो इंश्योर करता है कि तैबू अपने इन गंदे हाथों से किसी भी मासूम बच्चे को अब नहीं छुएगा। इसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जो कि यूट्यूब पर भी नहीं दिखाया जा सकता। बाद में हुआन अपने भाई से पूछता है कि वो अचानक से इतने शानदार मूव्स कैसे कर रहा है और सोचता है कि शायद उसने सालों से चुपके से ट्रेनिंग की होगी। मीन समझाता है कि न्यूज में भी आ चुका है कि कुछ लोग प्लेयर्स के रूप में चुने गए हैं जो दूसरी दुनिया के पावर को अर्थ पर भी यूज कर सकते हैं। तभी वो हवा में से एक छोटा सा ब्लेड निकालता है, जिसको देखकर छोटा भाई बिल्कुल फैन बॉय बन जाता है, जैसे ये कोई लेजेंडरी काउंटर स्ट्राइक नाइफ स्किल हो। मीन ये भी बताता है कि जो उसने फाइट में क्रेजी मूव दिखाए वो सब उसके बूस्टेड स्पीड स्टैट की वजह से है, जो उसे वर्ल्ड क्लास एथलीट से भी ऊपर ले जाती है। लेकिन वो जल्दी ही चुप हो जाता है क्योंकि उसका छोटा भाई और भी ज्यादा क्यूरियस होकर और भी सवाल पूछना चाहता था। मीन बस कंधे उछालकर बात टाल देता है। उसे याद आता है कि जब उसने पिछली बार अपने भाई से ज्यादा शेयर किया था तो उसके भाई को किसी दूसरे प्लेयर ने किडनैप कर लिया था। वो बात अलग है कि वो बिना किसी चोट के वापस आ गया था, लेकिन इस बार उसका भाई उसको थोड़ा सा भी दर्द देना नहीं चाहता। अचानक वो मुड़ता है जब उसके भाई के पेट से एक अचानक तेज आवाज आती है। मीन झट से उसको एक स्पेशल ब्रेकफास्ट के लिए एक कन्वीनियंट स्टोर पर ले जाता है ताकि वो एक अच्छे और पीसफुल दिन को सेलिब्रेट कर सके। स्टोर के अंदर उसका भाई शायद सबसे दुखी सवाल पूछता है। वो आसपास देखता है और उदास होकर सोचता है कि उसका भाई कहाँ जा रहा है, जबकि कप रामिन तो पहले से ही सामने है। मीन उसको रुकने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक ही बार में अपने बैंक से सारा पैसा निकालने जा रहा होता है। वो उसको यकीन दिलाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उससे कैजुअली कहता है कि तुम जितना भी महंगा चाहो उतना सामान खरीद सकते हो। छोटा भाई कुछ सेकंड के लिए झिझकता है और सोचता है कि न्यू ईयर से पहले ही उसके सारे पैसे खर्च ना हो जाए, लेकिन वो तुरंत मान जाता है और बिना झिझके के एक चिकन बॉल उठा लेता है। उसका चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और कहता है कि ये हमेशा से ट्राई करना चाहता था। और इस स्माइल को देखकर बड़ा भाई बिल्कुल खुश हो जाता है और उससे कहता है कि अगली बार वो उसको रेस्टोरेंट लेके जाएगा ताकि वो उसको और भी ज्यादा डिशेस ट्राई करने का मौका मिल सके। अपने भाई को चिकन बॉल खरीदने की वजह से खुश होता देखकर मीन सोचता है कि बस थोड़ा सा और वेट करना होगा जब तक कि उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं आ जाता। उसके बाद मीन देखता है कि उसका छोटा भाई खाना खाते समय बिल्कुल खुशी से फटने वाला होता है, जैसे उसकी लाइफ का मेन मिशन कंप्लीट हो गया हो। लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है। बड़ा भाई वापस आता है और टेबल पर एक पेन पटकता है और अपने छोटे भाई को बिल्कुल चौंका देता है जब वो अनाउंस करता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग लॉटरी टिकट खरीदने में बर्बाद कर दी है। छोटे भाई का चेहरा पसीने में डूब जाता है और वो घबराहट में पूछता है कि क्या मिन ने अपने सारे पैसे उड़ा दिए, लेकिन मिन कैजुअली रिप्लाई करता है कि उसने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया। इसको सुनते ही छोटा भाई बिल्कुल पैनिक हो जाता है। मिन एक सेकंड भी वेट नहीं करता और तेजी से लिखना शुरू कर देता है। उसका भाई झांक कर देखता है कि वो क्या कर रहा है। वो देखता है कि कुछ अजीब हो रहा है और वो पूछता है कि वो सभी 20 टिकट पर एक ही नंबर क्यों लिखा है। अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल के साथ हमारा हीरो गर्व से बताता है कि वो उसका लकी नंबर है। वापस अपने अपार्टमेंट पर आकर हुआन हर सेकंड को बहुत ज्यादा डर से देख रहा है जब लॉटरी टिकट के अनाउंसर को विनिंग नंबर स्लोली रिवील करते हुए देखता है। परेशानी में वो अपने नेल्स चबाना शुरू कर देता है और सोचता है कि इतने ज्यादा पैसे
पैसे उड़ाने के बजाय वो फैंसी डिनर एंजॉय कर सकते थे। लेकिन जैसे ही अनाउंसर्स लकी नंबर को कॉल आउट करते हैं, उसकी चिंता जल्दी ही गायब होने लगती है। वो स्क्रीन को घूरता है और पूरा दंग हो जाता है जब वो देखता है कि नंबर बिल्कुल वही है जो कि मिन ने लिखे थे, और अनाउंसर भी कहता है कि वो नंबर 1 विनर है। वान ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो किसी पागल सपने में फंस गया हो। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई से कहता है कि वो उसका गाल नोच दे, बस ये कंफर्म करने के लिए कि ये सच है। मिन उसको चिढ़ाता हुआ कहता है कि बच्चों की तरह घबराना बंद कर दे, और एक बड़ी स्माइल के साथ बताता है कि ये सब सच है और वो अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। मिन कैजुअली अपने भाई से कहता है कि थोड़ा शांत हो जाए, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो वरना पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मनी मन हंसता है जब उसे याद आता है कि वो कैसे एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाया था जब उसने पहली बार विनिंग नंबर गैस किए थे। लेकिन अब जब सब कुछ हो रहा है और प्लेयर्स ने इकोनॉमी की वाट लगा दी है, पैसा कमाना तो एकदम आसान हो गया है। उसके बाद हमारा हीरो बेफिक्र होकर बैंक में घुसता है और कैजुअली क्लर्क से कहता है कि वो टॉप विनर है और अपना प्राइज क्लेम करना चाहता है। क्लर्क उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मनी मन सोचता है कि ये टॉप विनर बहुत ज्यादा जवान लग रहा है, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह। फिर वो मिन से पूछता है कि उसने टिकट्स कहाँ से खरीदे थे, और जैसे ही वो ब्रांच नंबर सुनता है वो आदमी बिल्कुल घबराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि एक आदमी ने उसको बताया था कि 100 से ज्यादा विनिंग टिकट एक ही स्टोर से निकले थे। क्लर्क तुरंत समझ जाता है कि उसका मतलब है कि एक ही इंसान ने वो सब खरीदे थे, और उसे ये भी याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि अगर टॉप विनर आए तो तुरंत डायरेक्टर को कॉल करे। फिर वो प्यार से मिन से कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करें, और थोड़ी देर में डायरेक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी बड़े प्यार से स्माइल देता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिन की जेब काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो, लेकिन फिर भी वो उसको कांग्रेचुलेट करता है और उसको पर्सनली अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस के अंदर उसकी सेक्रेटरी तुरंत उन दोनों के सामने झुकती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच रही है कि डायरेक्टर अपने बेटे को अपने साथ लाए हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर बताते हैं कि मिन तो एक बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट है और आज उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना है। औरत तुरंत समझ जाती है कि ये वही लिविंग लेजेंड है जिसने 100 विनिंग टिकट स्कोर किए हैं, और अपने आप को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करती है जब वो घबराकर मीन की चमचागिरी करने की कोशिश करती है। मीन उसको समझाते हुए कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से मेरा पैसा लाओ। फिर वो कैजुअली उसको टिकट का बंडल देता है, जिससे उसका दिमाग बिल्कुल उड़ जाता है जब वो देखती है कि हर एक टिकट पर वही नंबर लिखा हुआ है। सब कुछ चेक करने के बाद और कंफर्म करने के बाद कि ये सब कुछ ऑथेंटिक है, मीन सीधे पॉइंट पर आता है और उससे टोटल अमाउंट पूछता है। उससे पता चलता है कि टैक्स में जीत का 1/3 हिस्सा पे करने के बाद भी उसके पास फिर भी 15 बिलियन वॉन आते हैं। तो वो अपने लिए एक छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदने का सोचता है और अपने फ्री टाइम में ट्रेडिंग करना शुरू करता है, खास करके इसलिए क्योंकि उसको पता है कि बिटकॉइन जल्दी ही आसमान छूने वाला है। बाद में मीन अपने अपार्टमेंट पे वापस आकर अपने छोटे भाई को एक ऐसी चीज से सरप्राइज करता है जो उसके सपनों से निकली हुई लगती है। हुआन उससे पूछता है कि जब उसके पास इतना सारा पैसा है तो वो अपार्टमेंट को किराए पर क्यों ले रहा है, सीधे खरीद क्यों नहीं लेता। फिर मीन उसको गर्व से रिवील करता है कि वो फिर से गरीब हो गए हैं क्योंकि उसने अपनी सारी इनकम क्रिप्टो में डाल दी है। ये सुनते ही उसके भाई का दिमाग उड़कर राख हो जाता है। मीन आराम से उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे यकीन दिलाता है कि उससे पता है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे शांत होने को कहता है क्योंकि उसके सपने वाले बूढ़े आदमी ने उसके अगले 4 राउंड के लकी नंबर्स भी दिए हैं, लॉटरी वाले। ये सुनकर उसका भाई मीन को सोडा कैन की तरह हिलाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो नंबर्स कभी ना भूले। वैसे भी मीन चाहकर भी इन सब चीजों को भूल नहीं सकता क्योंकि उसने 99 बार इसी चीज को एक्सपीरियंस किया है। ये सब एक तरफ रखकर मीन उसको जल्दी से पैकिंग शुरू करने को कहता है क्योंकि वो इसी वक्त नई जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। और इसी बीच दूसरी तरफ एक और प्लेयर जो कि बुली यंग है, पागलों की तरह कंक्रीट की दीवार को हल्क की तरह तोड़ रहा होता है और वो गर्व से सोचता है कि उससे ज्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं है क्योंकि उसने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए हैं। हालांकि वो दूसरों से थोड़ा अलग है क्योंकि उसके पास रून ऑफ पावर है जो एक प्लेयर की स्ट्रेंथ डबल कर देता है और इतना कॉन्फिडेंस देता है कि वो माइक टाइसन और जैक पॉल को दोनों को एक साथ हराकर रुलाकर घर भेज सकता है। अपनी भयानक फिस्ट को टाइट करके वो डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने वेपन्स की टेस्ट करे। वो सीधा र्यूमिन के घर आता है और दरवाजे पर जोर से नॉक करने लगता है और वो चिल्लाकर मिन से कहता है कि डर कर चूहे की तरह अंदर छिपने की जरूरत नहीं है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सोचता है कि कहीं वो किसी चूहे की तरह गटर में गिर के मर तो नहीं गया। और जब मिन ने उसको एक बार घमंडी और मजाकिया स्माइल दी थी, बस वो सोचकर उसका खून और भी खौलने लगता है। वो दरवाजे को पागलों की तरह पीटता रहता है। वो मिन को तोड़ने और मिन की धुलाई करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिरकार रुक
रुक जाता है जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि मीन घर पर है ही नहीं। वो पागल आदमी फिर चिल्लाता है कि अगर उसने अंदर से थोड़ी सी भी आवाज सुनी तो वो पूरी स्वॉट रेड की तरह दरवाजा तोड़ देगा। ठीक उसी समय एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और वो इस घर के आगे क्या कर रहा है, लेकिन वो पागल आदमी उस बूढ़े को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता और रूड होकर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि साइड हो जाए, जैसे कि वो इस पूरे अपार्टमेंट का मालिक है। बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और कहता है कि वो सच में ही यहाँ का लैंडलॉर्ड है और वो पोलाइटली पूछता है कि क्या वो यहाँ पर किसी दोस्त से मिलने आया है। अपने आखिरी दिमागों की दो सेल्स को मिलाने की कोशिश करने के बाद वो बुली मीन का पुराना दोस्त होने का नाटक करता है और वो लैंडलॉर्ड से कहता है कि क्या वो दरवाजा खोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए काफी चिंतित है, क्योंकि वो उससे काफी लंबे समय से नहीं मिला। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको हैरान और परेशान छोड़ देता है जब वो उसे बताता है कि यहाँ रहने वाला स्टूडेंट किसी को बिना बताए ही यहाँ से चला गया है। ये सुनते ही यंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच नए अपार्टमेंट में रियूमिन का भाई इस नए अपार्टमेंट के लग्जरी चीजों को देखकर दंग रह जाता है और एकदम पागल जैसा बिहेव करने लगता है, जैसे कि वो अभी अभी किसी पिछड़े गांव से निकला हो। जिस पल वो अपने नए कमरे में एंटर करते हैं वो तुरंत अपने भाई से पूछता है कि ये इतना बड़ा अपार्टमेंट कितने का है, जो उन दोनों भाइयों के लिए बहुत बड़ा है। मिन बिल्कुल कैजुअली बताता है कि इस अपार्टमेंट का रेंट हर महीने 22 मिलियन है। ये सुनकर हुआन की आत्मा उसकी बॉडी से निकलने लगती है। उसे याद आता है कि वो कैसे 5000 चिकन नगेट के लिए उसने अपना दिमाग खो चुका था। वो जल्दी से मिन को एडवाइस देता है कि पागलों की तरह पैसे खर्च करना बंद करे और कोई सस्ती जगह ढूंढे, लेकिन हमारा बड़ा भाई उसको बताता है कि उन्हें इस जगह की टॉप सिक्योरिटी की जरूरत है, खास करके इसलिए क्योंकि प्लेयर्स हर महीने की पहली तारीख को गहरी नींद में सो जाते हैं, जिससे वो नेचुरल डिजास्टर से लेकर प्लेयर के द्वारा भेजे गए असासन के लिए बिल्कुल आसान टारगेट हो जाते हैं। मिन को अपने पिछले एक्सपीरियंस से पता है कि दूसरी दुनिया की पावर कुछ भी नहीं है जब तुम रियल लाइफ में कोमा में हो। ये सब बताने के बाद वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि अपार्टमेंट कैसा लगा और हुआन सच में बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मुझे पता है तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और तुम चाहते हो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना और मेरे चैनल पर डेली वीडियोस आती है तो सब्सक्राइब कर लो। बाय।